भारत में अगली जनगणना साल 2027 में होने वाली है, लेकिन यह जनगणना 2 चरण में होगी और पहले चरण के 33 सवाल जारी कर दिए गए हैं, जिसमें जाति जनगणना नहीं होगी, यह साफ हो चुका है। हालांकि दूसरे चरण में कहा जा रहा है कि जनगणना करेंगे तो जातियां गिनेंगे, लेकिन दूसरे चरण में जातियों को कैसे गिनेंगे, क्या सवाल होगा, अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति जनगणना करवाएगी? क्या दूसरे चरण में जाति का कॉलम बना होगा? और अगर दूसरे चरण में बना होगा तो पहले चरण में एससी और एसटी को क्यों गिन रहे हैं? फिर अलग से गिन देंगे क्या? 2011 वाली साजिश तो नहीं हो जाएगी फिर से? ऐलान तो 2011 की जनगणना में भी हुआ था कि जाति जनगणना होगी, लेकिन कितना बड़ा खेल हुआ शायद आपको पता भी नहीं होगा। क्या 2 चरणों में हर बार जनगणना होती है? अच्छा, आखिरी बार जब जनगणना जाति के आधार पर भी हुई थी 1931 में, तो क्या हुआ था? क्या वैसा होगा? क्या और कोई साजिश होने वाली है, या साजिश नहीं होगी और सरकार बेहद ईमानदार है और अगले चरण में वो जाति जनगणना करा देगी? इस तरह के तमाम सवालों पर अभी बात करना जरूरी है, इससे पहले कि देर हो जाए। और यह बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि पिछले कई महीनों की मेहनत से तैयार मेरी किताब, सालों के परिश्रम से जुटे हुए आंकड़ों के साथ आपके सामने है ये किताब। क्योंकि ये किताब जब आई तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि साहब अब इस किताब की जरूरत क्या है? अब तो सरकार ने कह दिया है कि वो जाति जनगणना कराएंगे, तो अब जाति जनगणना की मांग थी, चलो कोई बात नहीं, वो विरोध कर रहे थे, वो कोई बात नहीं, ये कह रहे थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। वो कह रहे थे कि जाति की बात करने वाले जातिवादी हैं और हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, इसलिए बंटो मत, एक हो जाओ, बंटोगे तो कटोगे। वो कह रहे थे कि हमारे लिए केवल एक जाति होती है, गरीब अमीर। वो कह रहे थे कि यह जातिवाद हिंदुओं को बांटने की साजिश के तौर पर अंग्रेजों की तरह लाया गया है। लेकिन तमाम इन सवालों के बावजूद उन्होंने ही जाति जनगणना मान लिया, तो अब तो यह चैप्टर क्लोज हो गया। तब भी मैंने अपनी किताब के विमोचन से लेकर अभी तक की बातचीत में अक्सर कहा कि नहीं, अब तो नए तरह की साजिशों का दौर आने वाला है, संभावनाओं का दौर आने वाला है। जनगणना जाति के आधार पर हुई तो कैसी होगी? अगर हुई तो कैसी होनी चाहिए? कौन कौन सी साजिशें और हो सकती हैं? और अगर जाति जनगणना हो गई तो उसके बाद की रणनीति क्या होगी? इसीलिए तो साहब इतनी बड़ी किताब लिखी है और बहुत धन्यवाद कहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि सब लोग उसको पढ़िए, ताकि देश के इतने बड़े सवाल पर आप ये सवालों का जवाब भी पाएंगे। जैसे अभी 10-15 मिनट की वीडियो में बहुत सारी बातें तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे किताब के एक एक चैप्टर में यही कहानी दर्ज है। जो झूठ बोलते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद जाति जनगणना शुरू हुई, उन्हें पता ही नहीं कि इस देश में जनगणना का और जाति जनगणना का 2-3 हजार साल पुराना इतिहास भी है। वो क्या है, इस किताब के पन्ने आपको बताएंगे। मारवाड़ में जनगणना हुई तो जाति के आधार पर हुई और ये 1650 के आसपास हो चुकी थी। अंग्रेज गिनना शुरू करते हैं 1881 में। फिर यह चैप्टर बताता है कि गजेटियर क्या होता है, जो 1815 से 1820 के आसपास बनना शुरू हो गया था। जातियों को गिनने की राजनीति क्या है, जिन्हें नहीं गिना जा रहा था उसके पीछे की राजनीति क्या है, और गिनने से फर्क क्या पड़ता है, एक एक चैप्टर आपको इसकी कहानी कहेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस किताब के खरीदने का लिंक अमेजन का मिल जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आराम से जाइए, आप उम्र दराज हैं तो किसी बच्चे को, नौजवान बच्चे को ले आइए, लिंक पर क्लिक करेगा, एड्रेस भरिए, पेमेंट करिए या कैश ऑन डिलीवरी कर दिए, किताब आपके घर पर 1-2 दिन में पढ़िए, जानकारी लीजिए, और तब आपको समझ में आएगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। अब असल में हुआ यह कि भारत सरकार ने ये 33 सवाल जारी किए। गैजेट नोटिफिकेशन करके भारत सरकार ने बताया कि अब 2027 में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना होगी। जैसे मेरी किताब ये भी सवाल आपसे पूछेगी कि जो इतना विरोध कर रहा था वो अचानक स्वीकार कैसे कर दिया जाति जनगणना की मांग। ये किताब का सेकंड लास्ट चैप्टर, धर्म पूछा जाति नहीं, कितना रोचक नाम है इसका, धर्म पूछा जाति नहीं। इसमें भी मैंने ये बात बताई है कि चलो अगर उन्हें ये मांग माननी भी थी तो इसकी घोषणा के लिए उन्होंने कौन सा समय चुना पता है? 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हो रहा है। देश आतंकियों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट खड़ा है।
और बांटने के खिलाफ नारा लगाने वालों ने 30 अप्रैल 2025 को घोषणा कर दी कि भारत में जनगणना जाति के आधार पर भी होगी। ये मेरे मन में सवाल था जहां से साजिश का अंबार खड़ा होता है। बाद में कर लेते, ऑपरेशन सिंदूर बाद में शुरू हुआ 6-7 मई 2025, और जाति जनगणना घोषणा आतंकी घटना के बीच में कर दी गई। क्यों कर दी गई? या केवल बिहार चुनाव जीतने के लिए कर दी? नहीं, बहुत गहरी साजिश। किताब के पन्नों को पढ़ेंगे तो आपको कुछ संकेत तो उससे मिल जाएंगे, और इसीलिए हम हर एक घोषणा पर साजिश के संदेह के साथ उसका विश्लेषण करेंगे। सरकार कहेगी, जैसे इसी वीडियो को देखते हुए आपके मन में आएगा कि अरे साहब क्यों हड़बड़ी कर रहे हो, 2 चरण में जनगणना होनी है। पहला चरण मकानों के नंबरिंग का है, मकान मालिक का है, और उनके जरिए तमाम सूचनाओं के जोड़े जाने का है। इसमें लिंग नहीं जोड़ा गया है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंगी है, या इसमें और भी सारी चीजें, उम्र का कॉलम नहीं है। तो जो दूसरा चरण होगा उसमें ये सारे कॉलम आएंगे। तो सरकार ने कहां लिखा है कि उस दूसरे चरण में जाति जनगणना होगी? ये मेरा पहला सवाल है। अगर सरकार को आजादी के बाद कोई प्रैक्टिस करनी है और नए सिरे से करनी है तो नई रणनीति और पारदर्शिता के साथ करनी चाहिए। जैसे अपनी स्क्रीन पर ये वाला फोटो देखिए, ये उन 33 सवालों को बात कर रहा है। भवन नंबर, नगर या स्थानीय प्राधिकारी और जनगणना नंबर, फिर मकान नंबर, मकान में फर्श की प्रमुख सामग्री, मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री, छत में प्रयुक्त सामग्री, मकान के उपयोग, मकान की हालत, परिवार क्रमांक, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य। यहीं पर मैं ठहरता हूं। कॉलम 12, यहां पर आप एससी और एसटी की गिनती तो कर रहे हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो जाति जनगणना के विरोधी हैं उन्हें भी नहीं पता होगा कि आजादी के बाद हर जनगणना में जातियां गिनी गई हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जातियां गिनी जाती हैं। उसका आधार यह है, और मैंने अपनी किताब में भी यह बताया है, कि आरक्षण चूंकि जाति की आबादी के मुताबिक था इसलिए गिनना पड़ा। तो कौन सा ऐसा असर गिनने का आपको दिखा एससी और एसटी में जो ओबीसी में नहीं दिखा? अगर जातियों के गिनने से जातिवाद बढ़ता तो एससी एसटी में जातियोंवाद और बढ़ जाता, और अगर जाति न गिनने से जातिवाद खत्म हो जाता तो ओबीसी के भीतर छुआछूत, जातिवाद, अपमान, चोटी काटना, मुंड कर लेना और अपमानित करना, घर गंगा जल से धुलवाना, मंदिर धुलवाना, इन सारी चीजों की घटनाएं बंद हो चुकी होती। इसका मतलब जनगणना में जाति का कॉलम जोड़े जाने से जातिवाद का कोई सीधा रिश्ता नहीं है। एससी और एसटी में जो जातिवाद है वो बदस्तूर जारी है, न घटा न बढ़ा, आप कहेंगे बढ़ ही रहा है, जिसका गिनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस 33 सवाल में 12 नंबर पर आप एससी और एसटी को गिन रहे हैं। अब यहां मेरा एक सवाल है, अगर आप आजाद भारत में पहली बार जाति जनगणना कराने जा रहे हैं और सेकंड चरण में आप कराएंगे, ऐसा आपने कई जगह पर इशारा किया है, साफ नहीं लिखा है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। एक बार घोषणा हुई थी, कैबिनेट मंत्री ने जो ये वाली घोषणा थी, आपने सुना होगा, पहलगाम हमले के ठीक बीच में केंद्रीय मंत्री ने ये बात बोली थी। और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। ऑफिशियल रिकॉर्ड एक मुझे मिला हो तो दिखा दीजिए जो साफ साफ कहता है जनगणना एक्ट 1948 के तहत 2027 की जनगणना में जाति जनगणना शामिल है। इस तरह की भाषा में कहीं नहीं लिखा है। इसीलिए मैं ये 12 नंबर वाले सवाल पर ठहर गया कि यह परंपरागत रूप से 1951 से 2011 तक जैसी जनगणना हुई है, एससी और एसटी गिने गए, वही कॉलम आपने इन 33 सवालों में मकानों के विवरण वाले प्रक्रिया में भी जोड़ दिया है। ओबीसी क्यों नहीं जोड़ा? सामान्य कैटेगरी क्यों नहीं जोड़ा? यानी सवर्ण और पिछड़ों की आबादी क्यों नहीं गिनेंगे आप? यही आप यहां पर जोड़ सकते थे। जब आप मकान मालिक का विवरण ले रहे हैं, मकान मालिक का आयु पूछ रहे हैं, मकान मालिक का लैंगिक परिचय पूछ रहे हैं, मकान का प्रकार पूछ रहे हैं, तो एससी और एसटी के मकान के जहां आंकड़े आएंगे वहीं सवर्णों के और पिछड़ों के आंकड़े क्यों नहीं शामिल कर दिए जा सकते थे? ऑब्लिक करके कॉलम ही तो बनाना था। यह संदेह नहीं पैदा करता तो क्या करता?
फिर आप कहेंगे कि नहीं साहब 2011 तक जो प्रैक्टिस चल रही थी, क्योंकि 2011 में भी 2 चरणों में जनगणना हुई थी। ठीक बात है, हम भी मानते हैं। जैसे ये देखिए 2011 की जनगणना, और मेरी किताब में बड़ा दिलचस्प चैप्टर है, बड़ी मेहनत से लिखा है कि जितना दिलचस्प चैप्टर आपको 1901 की जनगणना, 1911 की जनगणना और 1931 की जाति जनगणना का समाज पर जो असर पड़ रहा है, इस पर तो कायदे से यहां इस देश में विमर्श ही नहीं हुआ। जो ताकतवर लोग हैं, जो विश्वविद्यालय में बैठे थे, मीडिया में पत्रकार बन के बैठे थे, बुद्धिजीवी बन के घूम रहे थे, एलीट सवर्ण, वो सारे ये कहते रहे कि जाति जनगणना बुरी चीज है। और मैंने अपनी किताब में शोध करके बताया कि जाति जनगणना हुई तो भारत में कितने बड़े सामाजिक परिवर्तन हुए। जनेऊ आंदोलन, त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ, बैकवर्ड क्लासेस लीग और उसके बाद मंडल आंदोलन और भारत के संविधान की प्रक्रिया के बीच में बड़े बड़े सामाजिक बदलावों के बीच इसकी बड़ी भूमिका है। इसलिए भी इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए। तो 2010 में जब यूनानिमस डिसीजन हुआ कि जातियां गिनी जाएंगी, तब भी यही किया गया कि पहले चरण को अलग करके इसी तरह का विवरण लिया गया। दूसरे चरण को किया गया तो उसमें भी जातियां शामिल नहीं हुई, और बाद में उन्होंने साजिश करके SECC, सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कर दिया। न तो जनगणना एक्ट अधिनियम 1948 के तहत वो गिने गए, न उनके आंकड़े सार्वजनिक हुए, न उनमें कोई भी सार्थकता दिखी, क्योंकि मन मर्जी से जातियों, उपजातियों की संख्या दर्ज करते गए। 8 लाख, 10 लाख, 42 लाख, ये आंकड़े जानते हैं क्या है? इतनी गलतियां, इतनी जातियां, लाखों लाख जातियां मिल गई साहब। और इसीलिए किया गया था ताकि यह बताया जा सके कि साहब इतना अंतर है। क्या ऐसा कोई इस बार भी होने वाला है क्या? वरना पहले चरण के कॉलम संख्या 12 के सवाल में जब SC और ST को गिन रहे हैं आप, तो वहीं ऑब्लिक करके 2 कॉलम और जोड़ना था, सामान्य यानी जनरल, समर्ड और पिछड़ा। याद रखिएगा, केवल पिछड़ा नहीं, सबकी गिनती तो मकानों की विवरण के साथ आ जाती। और जब दूसरे चरण में होगी तो वो जनगणना एक्ट के तहत होगी या नहीं होगी, या कहीं बड़ा खेल तो नहीं कर दिया जाएगा। इसको आपके सामने सजग करना जरूरी है, क्योंकि इतनी बार धोखा खाए हुए लोग यकीन करना आसानी से करेंगे तो फिर धोखा खाएंगे। इसलिए दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पिएगा। सवाल नंबर 13, स्वामित्व की स्थिति 14, मकान में कमरों की संख्या 15, विवाहित परिवार में दंपतियों की संख्या 16, पेयजल का स्रोत, दूसरा स्रोत की उपलब्धता, फिर 18 लाइट का स्रोत, 19 शौचालय, 20 शौचालय का प्रकार, 21 गंदे पानी की निकासी, 22 स्नान घर की उपलब्धता, 23 रसोई घर LPG PNG कनेक्शन, 24 खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन, 25 रेडियो ट्रांजिस्टर, 26 टेलीविजन, 27 इंटरनेट सुविधा, 28 लैपटॉप ऑब्लिक कंप्यूटर, 29 टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, 30 साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, 31 कार, जीप, वैन, 32 मुख्य अनाज, 33 मोबाइल नंबर। अब आप देखिए, बहुत सारी जानकारी तो आप इसी में जुटा रहे हैं, लेकिन जमीन का जानकारी अभी इसमें नहीं है, नौकरी की जानकारी अभी इसमें नहीं है। तो सरकार कहेगी कि साहब ये सारा दूसरे चरण में है, क्योंकि वो जनगणना है, ये मकानों की गणना है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात से सहमत हो गए। तो आधी जानकारी जो यहां जुटाई जा रही थी, उसमें सारी जातियों की क्यों नहीं जुटा रहे थे? क्योंकि आपने घोषणा कर दी है कि 2011 की जनगणना से अलग है ये जनगणना, क्योंकि इसमें जातियां भी गिनी जाएंगी। फिर संदेह क्यों ना हो? और जब तक उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं होगा, तब तक तो हम शंका करेंगे ही। इसलिए यह सवाल मन में आता है। अब जैसे सरकार ने यह बात कही है कि पहले चरण का नाम ही है मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, HLO। दूसरा चरण जो होगा वो जनसंख्या गणना होगा, पॉपुलेशन एनुमरेशन। इसका मतलब यह है कि सारी जानकारियां दूसरे चरण में आएंगी। तो सजग करना क्यों नहीं जरूरी है? यही बात तो संसद में बोली गई थी 2011 में। 6 मई, 5 मई 2010, 6 मई 2010 को यही बात संसद में बोली गई थी। सरकार ने कहा था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, मैंने अपनी किताब में विस्तार से इसका आंकड़ा लिखा है, इस पूरी कहानी को लिखा है। सारे लोग खुश होकर के चले गए कि अब बड़ी लंबी मांग जो काका कालेलकर कमीशन ने 1961 में मांग की कि जनगणना हो, मंडल कमीशन ने कहा कि 91 में जनगणना हो, 81 में जनगणना हो, उसके बाद जितने पिछड़ा वर्ग आयोग बने उनका मांग थी। उसका जब आप किताब का आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सारा विवरण मिलता जाएगा,
सारी विवरण को दरकिनार करके जातिवाद बढ़ जाएगा इस तर्क से, मजाक वाले तर्क से। मतलब धर्म गिन रहे हो, सांप्रदायिकता गिनने से नहीं बढ़ रही, और जाति के नाम पर ये इस तरह से जो पूरा कियास मचा था 2010 के बाद 2011 में उसके साथ खेल कर दिया गया। और जब खेल किया गया तब उसे रोकने की स्थिति में कोई था नहीं। खेल हो गया, मुद्दा डाइल्यूट, आपकी बातचीत खत्म, और उसके बाद चुपचाप जाइए, जनगणना होगी, आंकड़े जमीन के आएंगे कि नहीं, नौकरी के आएंगे कि नहीं, कार्यालयों के आएंगे कि नहीं, सरकारी ऑफिस में, मीडिया में, निजी संस्थानों में, SC ST OBC और UR के लोग यानी सामान्य सवर्ण कितने हैं। अगर इसके आंकड़े दूसरे चरण में नहीं जुटाए गए तो फिर आप क्या कर लेंगे। सरकार कोई ऐसा खेल खेलेगी कि उस खेल में चक्कर गिन्नी बन के रह जाएंगे। क्योंकि जनगणना कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि 27 में जनगणना होगी तो 28 में परिसीमन होगा, और परिसीमन से बहुत कुछ तय होने वाला है कि 29 में प्रधानमंत्री कौन होगा। इसलिए जनगणना तो प्रोसेस में था, होना तो चाहिए 21 में, कोविड आ गया, नहीं हुई, 24 में कर लेते, 23 में कर लेते, 22 में कर लेते, 25 में कर लेते। कई चुनाव निपटा दिए गए। 29 के चुनाव तक अब आखिरी तुरुप का इक्का, 1 नेशन 1 इलेक्शन और तमाम चीजें, उसकी मजबूरी में कहीं जनगणना तो नहीं हो रही। और जाति जनगणना का कॉलम जुड़वा दो और बाद में कोई ऐसा खेल खेल दो 2011 से भी बारीक समझ में ना आए, फिर बाकी लोग कहेंगे कि क्यों अफवाह उड़ा रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। इसीलिए कह रहा हूं, जाते थे इस किताब को जरूर पढ़िएगा और नजर रखिए क्योंकि इतनी बार धोखा हुआ है, फिर हो सकता है। और मैं फिर से आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, एक नोटिफिकेशन सरकार का दिखाइए जिसमें ऑफिशियली लिखा है कि 2027 की जनगणना में जाति जनगणना होगी। मैं चुनौती दे रहा हूं, फिर मिलेंगे और इस पर नजर रखेंगे, बार बार इस पर बात करेंगे जब तक हो न जाए। और जाति जनगणना जब दूसरे चरण में होगी तब भी हम उस पर नजर रखेंगे कि कैसे हो रही है, और होने के बाद उसका क्या असर होगा, उन आंकड़ों को कैसे बाइफरगेट किया जाएगा, उस पर भी नजर रखेंगे। बड़ी मेहनत की है साहब इस काम को करने समझने में। 1921 में, 1931 में और 1901 में क्या हुआ था, इसके लिए भी किताब पढ़िएगा। लिंक नीचे अमेजन का मिल जाएगा। गूगल पर करेंगे जाति जनगणना लक्ष्मण यादव तो भी मिल जाएगी। और जाति जनगणना पर जितने विद्वानों के लेख मिले, किताबें मिले, सब पढ़िएगा, नजर रखिएगा। यकीन मत करिएगा उन लोगों पर जो जाति जनगणना विरोधी थे और अचानक जाति जनगणना कराने की बात कह रहे हैं। इसलिए कागज से बात करिए, क्योंकि वो लोग कागज मांगते हैं आपकी देशभक्ति का, आपकी नागरिकता का, आपके शंकराचार्य होने का। कल को कागज मांग लेंगे आपके हिंदू होने और दलित पिछड़े होने का। मांगिए उनसे कागज, फिर तब हम मानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई और जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी X या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।